नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज नहीं जुटा पाया तो पिता ने ऐसा क्या किया कि सभी देखते रह गए। अभी पिछले साल ही तो मीरा का विवाह जैसे तैसे करवा पाए हैं, उसका कर्जा तो हम उतार भी नहीं पाए हैं कि ये लड़की घोड़े जैसी तैयार हो गई। मीरा के बापू, आपने कितने लड़के देखे, एक का भी जवाब नहीं आया क्या? माथे पर हाथ रखकर गौरी की माँ बिमला जी बड़बड़ाई जा रही थी। कितनी बार सबके सामने ऐसे तैयार होकर मैं अपना प्रदर्शन करवाती रहूं माँ? एक बार नहीं कई बार कर चुकी हूँ। मुझे कोई शादी नहीं करनी है, पर हर बार किसी न किसी के सामने लाकर आप खड़ा कर देती हो और हर बार की तरह एक ही बात लड़के वाले बोलकर चले जाते हैं। लड़की तो पसंद है पर दहेज में कमी नहीं होगी। ये सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। आप लोग नहीं थकते क्या? गौरी गुस्से में अपने माँ पिताजी से बोली। चुप हो जा, अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि अपनी ही शादी की बात किए जा रही है। अकल बेचकर खा गई है या हम सबको मरा समझ बैठी है जो हमारे लिहाज तक नहीं कर रही है। इस बार जो कल शादी की बातचीत करने के लिए आने वाले हैं उन्हें देखते हैं। हाँ हुआ तो अच्छी बात है, और अगर ना हुआ तो इस बार कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। गौरी के पिताजी रामेश्वर जी उसे गुस्से में चुप कराते हुए बोले। क्या करोगे मेरा के पिताजी? हमारे पास तो इस घर के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। विमला जी ने कहा, कल अगर वो बिना दहेज लिए शादी के लिए माने तो ठीक है, और ज्यादा मुंह खोलने लगी तो साले को मुंह पकड़कर जबरदस्ती विवाह करवा देंगे। तब देखते हैं कैसे हमसे एक धेला भी लेते हैं। कल तक शांत रहो, भगवान से प्रार्थना करो कि आदर्श विवाह के लिए वो लोग मान जाए। जब मैं जानती हूँ कि फिर से वही होने वाला है, सब आएंगे देखेंगे और इतना मुंह फाड़ कर मांग सुना कर जाएंगे और आप पूरा नहीं कर पाओगे। मैं अनजान नहीं हूँ इस घर से, जानती नहीं बड़ी दीदी की शादी का ही अब तक कर्ज नहीं उतार पाया है तो मेरे लिए कहाँ से कर पाओगी। अब आप मेरी शादी के पीछे मत पड़ो, मुझे अपनी पढ़ाई करने दो। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। क्या पिता, जीजी की तरह आप जबरदस्ती किसी को भी पकड़कर मेरी शादी करवा दोगे? गौरी रोते हुए अपने पिता को समझा रही थी। पागल मत बन, समाज बिरादरी हम पर ऐसे ही हंस रहे हैं, और कितने दिन और बिठाओगे लड़की को? बोल बोल कर ताने मार रहे हैं, ऊपर से पढ़ाई के लिए दूर शहर भेजेंगे तो और हमारी थूथू होगी। किसी ने लड़की को कुंवारी घर में रखा है, जो मैं रखूंगा मैं सब कर लूंगा। तुम सब बस मेरे दिमाग को ठंडा रहने दो और अब कोई बहस नहीं होगी। कहते हुए अपना गमछा कंधे पर रखते हुए रामेश्वर जी बाहर चले गए। अगले दिन लड़का लड़के के पिता और रिश्तेदार सब मिलकर 7-8 लोग गौरी को देखने आते हैं और सबको गौरी बहुत पसंद आती है। एक रिश्तेदार गौरी की ओर देखकर पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? जी गौरी। पढ़ी लिखी हो? जी इंटर किया है। घर काम काज कर लेती हो? जी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। गौरी मन ही मन बोलती है, इतने लड़कों और परिवार से मिल चुकी हो, सबके सवाल और जवाब जिसे कुछ नहीं आता वो भी दे दे। जाओ अंदर, हमें तुम्हारे पिताजी से बात करनी है। मीरा की माई, गौरी को अंदर ले जाओ, रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी से कहा। विमला जी गौरी को घर के अंदर दूसरे कमरे में ले जाती हैं और धड़कते मन से दरवाजे पर खड़ी होकर उन सभी की बातें सुनने लगी। लड़के का पिता चाय और जलपान का स्वाद लेते हुए कहने लगे, आपकी बेटी तो गुड़ी है, अब हम कुछ कहे उससे पहले आप बताइए कितना दान दहेज देंगे? रामेश्वर जी ने हाथ जोड़ लिए, बड़ी हीन भाव से बोले, हम लड़की के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं, बस जैसे तैसे बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं आने देंगे।
मेरी बेटी बहुत गुणवान है, आपके घर की मान मर्यादा को बनाए रखेगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर कल ही हमने आपकी बेटी से भी बढ़िया सुशील लड़की और खानदान देखा है। वो तो 5 लाख की रकम और एक गाड़ी के लिए तैयार है। आप ही बताओ, कुछ ज़्यादा नहीं तो उतने पर ही बात तय कर दी जाए। असल में आप हमारे दोस्त के दूर के रिश्तेदार हो और उन्हीं के कहने से हम यहाँ आए हैं। हमें तो दोस्ती निभा दी, अब आप कम से कम उनकी इज्जत रखो और हमारा कहना मान कर चलिए। मैं 50,000 नहीं दे सकता हूँ, 5 लाख तो दूर की बात है। आप लोग पढ़े लिखे हो, हमें लगा था आदर्श विवाह करोगे, और हमने पूछा भी था तो आपने यही कहा था कि लड़की पसंद आई तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर आप अचानक मांग क्यों कर रहे हैं? कैसी बातें करते हो? हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, आपकी बेटी ही खुश रहेगी। उसकी खुशी के लिए आप पिता तो कर ही सकते हैं। गरीब हूँ, पैसे के नाम पर कुछ जमा नहीं कर पाया, पर अपनी तीनों बेटी और बेटों को मैंने संस्कार पूरे दिए हैं। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बेटी को अपना ले। हमसे ना होगा। चलो भाइयों, चलो बेटा, आखिर हमारी भी इज्जत है। बिना दान दहेज के विवाह के लिए तैयार होंगे तो समाज हमसे ही खोट निकालेगा। आप कोई और घर देख लेना। कहते हुए पहले लड़के के पिता, फिर लड़का, फिर एक एक करके सारे लोग चले गए। रामेश्वर जी वहीं जमीन पर बैठकर अपने आंखों से आंसू बहाने लगे और विमला जी उन्हें संभाल रही थी। दोनों की ऐसी स्थिति देखकर गौरी समझ गई कि क्या हुआ होगा। वो दूर से ही अपने आंखों के आंसू खुद पहुंच रही थी। 2 दिन बाद रामेश्वर जी उदास और बेहाल दालान में बैठे थे। बिरादरी के कुछ लोग उनके पास आए। उनमें से महेश जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगे, लगता है रामेश्वर, इस बार भी बिटिया के विवाह के लिए कुछ बात नहीं बनी। रामेश्वर जी विचारों के भंवर जाल से निकलते हुए कहने लगे, हाँ भाई जी, मेरा तो आप सबसे कुछ छुपा नहीं है। मैं कहाँ से इतना पैसा लाता? एक ठंडी आह भरते हुए महेश जी बोले, जानता हूँ, तुम्हारा ही नहीं, लगभग पूरे गांव का ही यही हाल है। कर क्या सकते हैं भाई जी, गांव में रोजगार के साधन नहीं है। ले देकर खेती का आसरा था, किंतु कभी बरसात तो कभी अकाल के कारण फसलें बर्बाद होती रही। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी बड़ी बिटिया के घर बसाने में खत्म हो गई। अब दोनों बेटी घर में बैठी हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं हूं तो छोटा, मगर आप बुरा ना मानो तो एक सलाह दो, मोहन जी ने सकुचाते हुए कहा। बुरा मानने वाली क्या बात है मोहन, हम सब जो भी सोचेंगे या करेंगे वो गौरी बिटिया के भलाई के लिए करेंगे। आखिर वो हम सबकी बिटिया भी तो है। महेश जी ने कहा, हाँ तो मैं कह रहा था कि आपने कई लड़कों को देखा है, उसमें जो पसंद है और लायक लगे उसे लाते हैं और जबरन विवाह करा देते हैं। एक बार विवाह हो गया तो कोई क्या कर सकता है। लड़के को कुछ दिन नजरों के सामने रखेंगे तो सही हो जाएगा और बाद में दोनों बेटी दामाद को विदा कर देंगे। एक बार सिंदूर मांग में पड़ गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मोहन जी ने अपनी योजना बताई और कोई चारा भी तो नहीं है। मैं तैयार हूँ, जो जित लगे करो, लेकिन ये सारा इंतज़ाम आप लोगों को ही करना पड़ेगा। रामेश्वर जी ने कहा, ठीक है, तो अपने कुछ संगी साथी को साथ ले जाना, हम मिलकर तैयारी करते हैं। तुम रामेश्वर जी के बताए पते पर जाकर लड़के का पीछा करना और जैसे ही अकेले दिखे उठा लाना। महेश ने कहा। सब अपने अपने काम पर लग गए। विवाह के लिए जो भी छोटी मोटी जरूरत की तैयारी करनी थी सब करने में जुट गई। मीरा की माँ 2 दिन में लड़की को उठाकर लाया जाएगा। तुम लड़की के ठहरने के लिए कमरा अच्छे से तैयार कर दो
और सिंदूर दान की व्यवस्था करो। 2 दिन में गौरी का जबरन विवाह होगा। रामेश्वर जी अपनी पत्नी से बोले। गौरी ने जब ये सब सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फिर एक बार दोनों के बीच बोल पड़ी। क्यों? मुझे जबरन किसी ऐसे इंसान से बंधने जा रहे हो जिसके साथ मेरा भविष्य ही डूब जाए? हम इंटर पढ़े हैं, कहीं भी नौकरी करके अच्छे से अपना और आप लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकते हैं। नहीं करनी हमें ऐसी शादी। तू लड़का थोड़ी है जो तुझे आजीवन अपने पास बिठा कर रखे। बेटियों को ना तो बिठाया जाता है, ना ही उसकी कमाई खाई जाती है। समझी करमजली? माँ ने डांटते हुए कहा। किस जमाने में जी रहे हैं आप सब? अब बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है और ऐसे विवाह करवाने से अच्छा है हमें किसी कुएं में धकेल दे। ज़्यादा चू चपड़ ना ही करो। जैसा तुम्हारे बापू कह रहे हैं उन्हें करने दो। हमें लगता है तुम्हें भी कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा। बिना सोचे बीच में जवान खोल देती हूँ। 2 दिन बाद मंडप सजाया गया। पंडित जी को बुलाया गया। अग्नि के फेरे का इंतजाम कर लिया गया। लड़की का अपहरण करके लाया गया। उसके हाथ पैर बांधकर जबरन मंडप में बिठाया गया। जैसे तैसे गौरी को भी दुल्हन बनाकर मंडप में लाया गया। रामेश्वर जी ने जब लड़की को देखा तो बोले, ये लड़का तो गौरी को देखने कभी आया ही नहीं था, ये किसे उठा लाए? मोहन जी ने कहा, ये प्रताप ठाकुर का ही बेटा है। आपने उनके बेटे को उठा लाने को कहा था, हम ले आए। लड़का कहने लगा, मैं प्रताप ठाकुर का छोटा बेटा करण हूँ। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकते हैं। रामेश्वर जी सोचते हैं, लगता है तुम बड़े को छोड़कर सबसे छोटे बेटे को उठा लाए हो। अब क्या करें? इसे वापस नहीं जाने दे सकते। भाइयों, अब क्या करें? घबराते हुए रामेश्वर जी ने वहां उपस्थित बिरादरी के सभी बड़े लोगों को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। सबसे सम्मानित और बड़े महेश जी ही थे। वे जैसा कहते सबको मान्य करना होता था। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, जब लड़का पकड़ा लाए हैं और विवाह की सारी तैयारियां भी हो गई हैं, फिर सोचना क्या है? करवा देते हैं इसी लड़की से शादी। जो होगा हम सब मिलकर देख लेंगे। वैसे भी ब्राह्मण समाज में विवाह चाहे जैसा भी हो उसे मान्य तो करना ही पड़ता है। इसे भी मान्यता मिल ही जाएगी। रामेश्वर जी थोड़ा चिंतित होते हुए बोले, भाई जी बात तो सही है, मगर इसके दोनों बड़े भाई अभी कुंवारे हैं। शादी के बाद उन्होंने गौरी को अपनाने से इनकार कर दिया तो एक बार बड़ा लड़का होता तो हो सकता है लड़का और उसके घर वाले गौरी को जल्दी अपना लेते। अब सोच विचार का समय नहीं है। बिटिया के भाग्य में जो था वो आ गया है। अब तुम खुद तय कर लो, लड़की को आजीवन घर में बिठाना चाहते हो या विवाह करवाकर मुक्त हो गंगा नहाना चाहते हो। वैसे भी लड़की को छोड़ नहीं सकते। एक बार यहाँ से चला गया तो सब जगह बात फैल जाएगी। ज़्यादा सोच विचार में समय ना ही गवाओ और करवा दो इन दोनों का विवाह। सबकी सहमति देख रामेश्वर जी भी मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। करण अपने आप को इस विवाह से बचाने के लिए हाथ पैर मारता रहा, पर उसकी सारी कोशिश विफल रही। आखिरकार गौरी और करण का जबरन विवाह संपन्न हो गया। पूरा ताम झाम और विवाह संपन्न होते होते सुबह हो गई। एक एक करते सभी अपने अपने घर चले गए। करण को दोबारा कमरे में बंद कर दिया गया। गौरी की बिरादरी के 3 भाई वहां रुक गए ताकि वो सब करण पर नजर रख सके। गौरी दूसरे कमरे में अपनी मांग में फैले सिंदूर को बार बार देखे जा रही थी। उसे पता था कि ये सिंदूर उसके जीवन में संघर्षों का तूफान लेकर के आया है। गौरी की आंखों से आज पूरे तूफान को बहाकर खत्म कर देना चाहती थी। तभी उसके कानों में अपने पिता के शब्द सुनाई देने लगे, जो अपनी पत्नी से कह रहे थे, गौरी की माँ,
आज एक जिम्मेदारी से मुक्त हुई। बेटी का जैसे तैसे विवाह हो ही गया। कन्यादान करके सबसे बड़ा पुण्य हमारे हिस्से में आ गया, जो गंगा नहाने से भी बढ़कर है। गौरी ये सुनकर गुस्से से मानो पागल हो गई। वो चीखते हुए कहने लगी, आपने कन्यादान नहीं किया है, जबरदस्ती अपने सिर का बोझ उतार कर दूसरे के सिर पर फेंक दिया है। इतनी भारी थी तो ले जाकर डुबा देते मुझे गंगा में, मुझे मुक्ति मिल जाती, उस लड़की की जिंदगी तो बच जाती जिसे आप सबने मिलकर सूखे कुएं में डाल दिया है, जहाँ से वो निकल भी नहीं सकता और डूब भी नहीं सकता है। क्या हो गया है तुझे? काहे इतना बवाल कर रही है? कौन माँ बाप लड़की को घर बैठा कर रखते हैं? एक न एक दिन तो उसे जाना ही होता है। हमने कोशिश की थी कि राजी खुशी से कोई लड़का वाला आए और तुम्हारा विवाह कर दे और ब्याह करके तुझे ले जाए, पर कोई नहीं माना ना। सब बड़े बड़े मुंह फाड़ते रही। कहाँ से लाते इतना रुपया? तुझे याद है ना, जब दामाद जी के बड़े भाई आए तो कितना मांग रहे थे? तू दोनों हर तरह से पसंद थी, उनका घर भर भी अच्छा था। जो हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ। गौरी की माँ इतना बोलकर चुप हो गई। गौरी जोर जोर से हंसने लगी, फिर जोर जोर से अपने आंसू को पोंछते हुए वो कहने लगी, मुझे अपने घर के लोग ही बोझ की तरह मानने लगी, तभी मुझे पढ़ने और नौकरी करने से मना कर दिया। अगर मेरी जगह बेटा होता तो क्या उसके साथ भी ऐसा करते? तब तो आप भी ऐसे ही बड़े बड़े मुंह खोलते। जब खुद बदल नहीं सकते तो दूसरों से उम्मीद क्या करते हैं? आप सब अपने संतान को घर में नहीं रखना चाहते और जबरन किसी के घर में भेजना चाहते हो, तो क्या वो मान जाएंगे? अरे बेटिया, अब तो इस घर में बस 2-4 दिन की मेहमान है और अब सब कुछ औरत के हाथ में होता है। अपना प्यार और व्यवहार से दामाद जी के दिल में अपना घर बना लेना। उनके घर में जगह जगह अपने आप बन जाएगी। अब तू ज्यादा बेकार की बातों में सिर मत फोड़ और एक अच्छी पत्नी बनकर दामाद जी की सेवा में लग जा। इतने वर्षों से इस घर में और आप लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाई तो उस अजनबी से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ? कहते हुए गौरी रोते हुए वहां से जाने के लिए मुड़ी। तभी, सुनो बिटिया, ये दूध और कुछ फल काट दिए हैं। कल से भूखे प्यासे हैं दामाद जी, जाकर उन्हें दे आओ। कुछ पेट में जाएगा तो फिर उन्हें भी राहत होगी, नहीं तो उनके दिमाग के भी घोड़े दौड़ने लग जाएंगे। आप लोग पकड़ लाए थे, आप ही खिलाओ पिलाओ, मेरे से नहीं होगा। ज्यादा चू चपड़ ना करो और जैसा तुम्हारी माँ बोल रही है वैसा करो, नहीं तो अभी खींच कर देंगे एक झापड़, अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा ना ही समझो कि विवाह जाने से हम सिर पर बिठा लेंगे। रामेश्वर जी गुस्सा होते हुए कह रहे थे। पिता का गुस्सा कैसा है ये वो भली बाती जानती थी, इसलिए उनके कहने के अनुसार वो दूध और कटे फल लेकर करण के कमरे की ओर चल देती है। कमरे के दरवाजे को धीरे से खोलते हुए गौरी अंदर झांकने लगी। करण सिर पर हाथ रखकर खाट पर लेटा था। उसने बगल में रखी एक छोटी सी टेबल पर दूध और फल रखे। करण झटके से बैठ गया। गौरी को देखकर कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस जबरदस्ती के विवाह को नहीं मानता। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी है। मैं कौन सी अपनी सूरत तुम्हें दिखाना चाहती हूँ? मैं तो तुम्हें ये देने आई हूँ। वो माई ने कहा था तुम्हें ये दूध और फल दे दूँ, वही देने आई हूँ। और मैं भी कभी इस शादी को नहीं मारूंगी जहाँ जबरन एक दूसरे को बांधा जाए। गौरी ने कहा, तुम और तुम्हारे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की ठानी है। मेरा आज इंटरव्यू था और मैं यहाँ कैद होकर रह गया। अगर तुम इस शादी को सच में नहीं मानती तो मुझे यहाँ से भागने में सहायता करो। मैं अपना घर तो क्या, इस शहर छोड़ दूंगा। 4 दिन हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ से निकलने की सोची भी
तुम्हारे भाई लोग बाहर लट लिए खड़े हैं, सिर फोड़ देंगे, इसलिए ठंडे दिमाग से काम लो। 4 दिन में सब रीति रिवाज खत्म होने दो, तब तक कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। 4 दिन तक तुम आराम से खाओ पियो और शांति से यहाँ पड़े रहो। कहते हुए गौरी ने दूध का गिलास करण की ओर बढ़ा दिया। करण दूध का गिलास छीनकर फेंक देता है, जो छलकर गौरी के माथे पर लग जाता है और एक कट के साथ खून आने लगता है। गौरी के माथे पर खून देखकर करण को बुरा सा महसूस हुआ। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। गुस्सा दूध पर उतार रहा था। लग तुम्हें गई है। चौकी की ओर इशारा करते हुए करण बोला, तुम बैठो यहाँ। अपनी जेब में हाथ डालकर रुमाल ढूंढते हुए करण बोला, ओह, जेब में रुमाल भी नहीं है। सबसे पहले घबराना बंद करो। मैं जानती हूँ, समझ भी सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस जरा सा गिलास उछलकर लग गया। जितना गुस्सा तुम में आ रहा है, उतना मुझे भी अपने माता पिता पर आ रहा है। मैं अपनी भड़ास अपने माँ बाप पर उतार सकती हूँ। तुम अंदर ही अंदर कितना सुलग रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ। और तुम्हारा यहाँ अपना कोई भी नहीं है जिस पर अपना गुस्सा उतार सको तुम। कहाँ तुम अपने कैरियर के लिए इंटरव्यू देकर जीवन की नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने वाले थे, और किस्मत ने तुम्हें यहाँ लाकर पटक दिया। यहाँ से निकलने के लिए अभी कोई रास्ता नहीं है। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकाल कर ही चैन लूँगी, और उसके बाद पूरे तरीके से तुम आज़ाद हो जाओगे। लेकिन तब तक हमें वैसे ही करना होगा जैसे घर वाले कहेंगे। करण कुछ कहता उससे पहले गौरी एक सूती कपड़ा लेकर खून साफ करने लगी। गौरी की छोटी बहन प्रिया बाहर से, दीदी दीदी, गौरी पूजा के लिए आपको बाहर बुला रहे हैं, सब जल्दी आओ। कहते कहते वो अंदर आ जाती है। माथे पर चोट देखकर पूछती है, दीदी ये क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लग गई? ये तो ऊपर ही चोट है, कैसे भी लग सकती है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। पर लड़की होने की चोट शायद कभी नहीं भर पाएगी। कहते हुए प्रिया का हाथ पकड़कर कमरे से निकल जाती है। गौरी पूजन के लिए गौरी चुपचाप भगवान की मूर्ति के पास बैठ जाती है। गांव की बहुत सी महिलाएं भी आई थीं ताकि वो नवविवाहित जोड़ी को देखकर आशीर्वाद दे सके। गौरी का भाई लाठी करण को भी ले आता है। दोनों साथ पूजा करते हैं। पूजा के बाद सारी औरतें होली करती हैं। देखो देखो, रात में तो सारा जबरन करवाना पड़ रहा था, अब कुछ देर दोनों कमरे में क्या ठहरे। गौरी ने अपना जादू चला ही दिया। कैसे गाय बनकर चुपचाप जुगाली कर रहे हैं। लगता है कल सुबह तक ये गौरी की मुट्ठी में कैद हो ही जाएगा। सभी एक साथ हंसने लगते हैं दोबारा। फिर मोहन उन्हें कमरे में ले जाने लगा तो करण ने मोहन के कान में कुछ कहा। मोहन कहने लगा, ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ, आप ये पूजा के कपड़े उतार लो। करण खुशी से कमरे में जाकर कपड़े बदल आया। मोहन तब तक अपने साथ 2 और लोग को ले आया और साथ में एक लोटा भी ले लिया। चारों लोग खेत की ओर जाते हैं। आप उस झाड़ियों के पीछे चले जाएं। करण हाँ बोलकर उनके हाथों से लोटा लेकर झाड़ियों में बैठने लगता है। तीनों कुछ ही आगे पहरेदार के जैसे खड़े हो जाते हैं। बीच बीच में नजर घुमाकर देख भी लेते थे। मौका मिलते ही करण नजर बचाते हुए पीछे से धीरे धीरे बिना आवाज के भागने लगा। कुछ दूर के बाद वो तेजी से भागता है। तीनों को पता चल जाता है कि दामाद भाग रहे हैं तो जी जान से उन्हें पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। करण भाग ही जा रहा था और वो तीनों उसके पीछे भाग रहे हैं। अंत में तीनों मिलकर करण को पकड़ लेते हैं, पर उस पर तो कोई भूत सवार हो गया था। वो उन तीनों से हाथापाई पर उतारू था। उन्होंने जोरदार घूंसा मारते हुए मोहन को गिरा दिया। मोहन को घूंसे का प्रहार होते देख
उसके साथ ही उन्हें एक जोरदार लट करण के पैर पर मार दिया। उसकी चीख निकल पड़ी। तीनों जैसे तैसे करके उसे पकड़कर वापस घर ले आए। चारों की ऐसी हालत देखकर रामेश्वर जी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम सबकी ऐसी हालत किसने की। उन्होंने पूरी जानकारी दी, कैसे करण वहां से भागने की फिराक में था। गौरी भी सुन रही थी। करण को फिर उसी कमरे में भेज दिया गया। गौरी बाम और गर्म पानी लेकर पहुंची। 4 दिन बाद जब तुम यहाँ से सही सलामत जा सकते हो तो ये बचकाने हरकत करने की क्या जरूरत थी। गौरी ने शांत भाव से पूछा। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम झूठी हो, झूठी। क्या झूठ बोले हम तुमसे, तनिक हम भी तो सुने। हमारा झूठ और हमें ही याद नहीं आ रहा है। चौकी पर बैठा हुआ करण धीरे से करहा रहा था। पैरों को सहलाते हुए उसने गुस्से से कहा, तुमने कहा मुझे 4 दिन बाद यहाँ से हमेशा के लिए जाने को मिल जाएगा, तो मुझे हमेशा के लिए छुटकारा दिलाओगी। हाँ कहा था, तो उसमें झूठ क्या कहा था। वो औरत कह रही थी कि हम तुम्हारी सब बात सुनने लगे हैं, तो मुझे अपने इशारों पर नचा लोगी। हम तो तुम्हारी बातें मान रहे थे ताकि यहाँ से निकल सके, और तुम कुछ और ही योजना बना रही हो। हम तुम्हारी बातों में नहीं फंसेंगे। तुम अपने घर वालों से मिलकर मुझसे अच्छी सी बोलकर अपना पति होने का हक हासिल करना चाहती हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, ना ही तुम्हारे इशारे पर नाचने वाला हूँ। गौरी जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर करण को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बोलता है, मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लिया है और तुम्हें हंसी आ रही है। नहीं, तुम्हारी नादानियों पर हंसी आ रही है। शादी विवाह में सब ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, बस वो सब हंसी टिटोरी कर रही थी, इसके लिए हाथ पैर तुड़वाने चल पड़े। अपने आप को क्या फिल्म के हीरो समझ रहे थे, सबकी धुलाई करके भाग जाओगे। ऐसे विवाह में छप्पे छप्पे पर लोग लट लिए करते रहते हैं। अपनी मर्जी से यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे तुम। अपने घर वालों के विरोध जाकर मेरा साथ क्यों दोगी। इसमें तुम्हारा कौन सा स्वार्थ छुपा है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं छुपा है। जिस तरह तुम्हें पकड़कर जबरदस्ती मंडप में बिठा दिया गया था, वैसे ही हमारे साथ भी तो हुआ। क्या हम वहां शादी की खुशियां मना रहे थे? नहीं, जो दर्द तुम्हें है वही मुझे भी। मेरे घर वाले हैं तो क्या, उनकी गलतियों को माथे पर नहीं सजा सकती थी। रही पत्नी के हक की अधिकार की, तो कौन सा हक बनता है हमारा। सिंदूर तो जबरदस्ती डलवा देंगे, पर किसी के दिल में जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते हैं। यहाँ से निकलने में मेरी सहायता करोगी तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ कहेंगे। करण बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। मुझे मंदिर में बैठाकर धूप आरती लेकर मेरी पूजा करेंगे। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं भी ऐसे ही कह रही थी। जानती हूँ मेरे घर वाले भी ऐसी जबरन शादी के खिलाफ ही हैं। मीरा दीदी के शादी में उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। मेरी बढ़ती उम्र, गांव वालों का दबाव और दहेज की अकाल ने उनकी मति पर पर्दा डाल दिया और वे ये सब करने को तैयार हो गए। अब हम गांव वालों की नज़र में आपकी पत्नी हैं, और आप जाओगे तो जग हसाई होना तो निश्चित है ना। लेकिन तुम इन बातों की टेंशन नहीं लो, इन सब में तुम्हारा दोष नहीं है। तुम बस शिकार बन गए। हम कुछ नहीं, नौकरी देखकर अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे। कुछ दिन नाराज रहेंगे, लेकिन हम सब देख लेंगे। अरे देखो, हम ही बातों बातों में भूल ही गए। बाम और गर्म पानी लाए थे, पानी अब ठंडा भी हो गया। हम दोबारा गर्म करके लाते हैं। रहने दो, मैं सिर्फ बाम लगा लेता हूँ, ज़्यादा चोट नहीं है। अचानक लगने से सूजन आ गई है। अब दोबारा इतना सब नहीं करना। तुम यहाँ से निकालना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम अपने वादे पर टिके रहना। कौन सा वादा? ये गांव ही नहीं, बल्कि अपना गांव भी छोड़कर चली जाओगे। नहीं तो फिर आपको दिन दहाड़े ही पकड़ लाएंगे। वैसे भी
मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। बचपन से अपने चाचा के साथ पटना में रहता आया हूँ। कभी कभी एक सप्ताह के लिए यहाँ आता और फिर वापस चला जाता था। इस बार भी 2 दिन पहले चला जाता, लेकिन बड़े भैया के लिए लड़की देखने जाना था तो पिताजी के कहने से रुक गया था। दहेज में लाखों की मांग भी हो, ऊपर से लड़की पढ़ी और सुंदर और सुशील होनी चाहिए। अब मन चाहा नहीं मिलता है। तुम्हारे घर वाले उनके लिए 6 महीने पहले मुझे देखकर पसंद करके गए थे, फिर लाखों की मांग हमें दे ना सके, इसलिए हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पाया था, गौरी ने कहा। इसलिए भैया को लाने के बदले मुझे पकड़ कर लाए। छोड़ो, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। हम अपने किए को अंजाम देने में लगे रहते हैं और नीयत अपना खेल खेलती है, करण ने कहा। खैर, बहुत जल्द इन सब से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। अब तुम शांति से आराम करो, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आती हूँ और किसी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बताना, गौरी बोली। एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम बहुत समझदार हो, बातों को संभालना बहुत अच्छी सी आता है तुम्हें। ये तुम तारीफ कर रहे हो या फिर कोई शक है? गौरी हंसते हुए कहती है। ना ही तारीफ है ना ही कोई शक है, जो लगा वो बोल दिया। ठीक है, मान लिया। दोनों एक मुस्कान के साथ हंसते हैं। वहाँ प्रताप ठाकुर जब बेटे को लापता पाते हैं तो मारे आशंकाओं के घिरे जाते हैं। चारों ओर खोजबीन निकालने लगते हैं। जब उन्हें करण की कोई खबर नहीं मिलती है तो इस आशंका से उनके दिल थक से बैठ जाता है कि वह यहाँ ज्यादा रहा नहीं है। अगर किसी ने जबरन विवाह करवा दिया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। चारों ओर खोज खबर निकालने पर भी जब करण की कोई खबर नहीं मिलती तो वह बेहताश हो गया। उन्हें विश्वास हो गया, हो न हो, किसी ने जबरदस्ती उसका विवाह कर ही दिया। बेटे से ज्यादा उनको वो पैसे हाथों से जाते नजर आ रहे थे जिसे वह दहेज के नाम पर वसूलते। प्रताप जी अपने आदमियों को चारों ओर ये जानकारी निकालने के लिए भेजते हैं कि आसपास के गांव में किस किस के यहाँ शादी विवाह हुआ है और दूल्हा देखने की कोशिश करें, कहीं हमारा करण ना हो। यहाँ गौरी करण के रहन सहन और उसे किसी बात की तकलीफ ना हो इस बात का भी ध्यान रख रही थी। रात को विधि विधान समाप्त होने पर पानी और जरूरत के सामान उस कमरे में रखकर गौरी वहां से जाने लगी। करण ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? गौरी बोली, अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं कब से इस बंद कमरे में अकेला पड़ा हूँ, मुझे घुटन सी हो रही है। कुछ देर मेरे पास बैठो, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। आज का दिन तो बीत गया है, जल्दी से ये 3 दिन भी बीत जाएंगे। तुम दोनों भी इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। गौरी उसकी ओर देखने लगी और आश्वासन भरी नजरों से उसे देखकर हाँ में अपनी पलकें झपका देती है। वही चौकी पर बैठ गौरी करण से बातें करने लगती है। बातों बातों में जाने कब आधी रात बीत गई, दोनों को पता ही नहीं चला। पीने के लिए पानी लेने के लिए करण ने जैसे ही अपना पैर नीचे रखा, उसको पैर के नीचे ठंडक के साथ मोटी सी रस्सी जैसी प्रतीत हुई। उसने जैसे ही नीचे देखा, झट से पैर उठाकर जोर से चिल्लाया, सांप सांप। गौरी ने डरकर नीचे देखा तो सांप एकदम फुर्ती से सरसराते हुए वहां से भागा। ये दामन सांप है, कुछ नहीं करता है। करण ने अपने जीवन में पहली बार कोई सांप देखा था। उसे क्या पता दामन वामन क्या होता है। उसे बस इतना मालूम था कि ये बड़ा खतरनाक होता है और काट ले तो इंसान मर भी जाता है। वो डर के मारे गौरी के गले लग गया। गौरी को पहली बार कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनसे करने का टच ना जाने क्यों अच्छा लग रहा था, लेकिन खुद पर काबू कर उसने उसे इस तरह डरते देख कहने लगी, तुम बिना मतलब डर रहे हो, कुछ नहीं हुआ। उसने तुम्हें काटा तो नहीं? नहीं, ये जानवर को काटता और पानी में रहता है। खुद को अलग करके
और खुद को संभालते हुए उसने कहा, वो ठंडा था, मेरा पैर उस पर चला गया। कहीं काटने वाला सांप होता तो मुझे आज काट लेता। काटा तो नहीं था। कितना डरती हो यार तुम, एक छोटी सी बात पर इतना डर। सोचो, तुम जब भी अपनी पसंद से अपनी दुनिया बसाओगे, वो बीवी की रक्षा कैसे कर पाओगे? तुम्हें सांपों से डर नहीं लगता? डर किसे नहीं लगता, पर डर को खुद पर हावी नहीं होने देती। तुम सच में लीडर और समझदार हो। परिस्थिति सब बना देती है, वरना कल तक तो मैं भी ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और डरती थी। अच्छा, आज से बदल गई? हाँ, थोड़ी थोड़ी हिम्मत बटोरनी होगी ना। भले 4 दिन लेकिन तुम साथ हो, और यहाँ भले जबरदस्ती लाए गए हो, लेकिन मेरे यहाँ मेहमान हो। और जब यहाँ से जाओगे तो पूरी निडरता के साथ मुझे घर वालों का सामना भी तो करना होगा ना। करण ने भी हमें सिर हिलाया। जैसे ही नोकझोंक और विधि विधान में 4 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। आज घर की पूजा में सब चर्चा कर रहे थे, इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान भी दिख रहा है। सब लोग युगल जोड़ी को खूब भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे। आज रात गौरी और करण दोनों की आंखों से नींद गायब थी। गौरी ने कहा, तुम खुश हो गए, कल यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओगे? खुश तो हूँ, पर ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। मन बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छूट जाएगा। इन 4 दिनों में तुमने मुझे जो सम्मान और इज्जत दी है, उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे में हिम्मत भर दी है। गौरी थोड़ा उदासी से पूछने लगी, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं, कभी नहीं, करण ने तुरंत जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहे। दोनों को ही ऐसा लग रहा था जैसे इस रात की सुबह कभी ना हो, लेकिन वो सुबह आज कुछ जल्दी ही आ गई। अगली सुबह गौरी नहा धोकर तैयार हो गई। रसोई घर में काम कर रही थी। अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे ये मंदिर ले जाना चाहते हैं, और अब तो हम गांव से बाहर भी जा सकते हैं, तो हम वहीं से फिल्म देखने भी जाना चाहते हैं। अब करण जी मेरी हर बात मानते हैं और मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। हम घूमेंगे, कुछ वक्त बिताएंगे, तब हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। अब तो पिताजी से कहकर ये पहरेदारी हटा दो। अच्छा देखो, तो अब कितना खुश हो रही है। हमने तो पहले ही कहा था सब ठीक हो जाएगा बेटिया। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। मैं भी तेरे पिताजी से बात करती हूँ, सारा पहरा हटा देंगे। काम करते करते ही माँ ने कहा। कुछ देर बाद दोनों माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाते हैं। जैसा गौरी ने कहा था, करण वैसा ही हंसते और बात करते करते अपने गांव के विपरीत दिशा में चल पड़ा। अब दोनों गांव की सीमा पर पहुंचे ही थे कि करण के पिताजी और उनके कुछ साथी उन्हें नजर आए। गौरी और करण को एक साथ देखकर वो बौखला गए। अपने बेटे को कसकर गले लगाते हुए बोली, तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। आज मैं घर आ रहा था, इस गौरी ने मेरी सहायता की है और मेरा पूरा ध्यान रखा था। कौन है ये लड़की? कहीं तो देखा हुआ सा लग रहा है। गौरी उन्हें नमस्ते करते हुए कहने लगी, मैं वही हूँ जिसे आप अपने बेटे के लिए देखने आए थे। तुम्हारी मांग में सिंदूर है। क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? हाँ, मेरी मांग में आपके इसी बेटे ने सिंदूर भरा है। ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। जरूर तुम सबने इसे जबरदस्ती बंधक बनाकर विवाह करवाया होगा। हाँ पापा, उस दिन गौरी के घर वाले बड़े भैया को उठाने आए थे और गलती से मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती शादी भी करवा दी। पर पापा, गौरी मुझे हर तरह से संभालती आई है और अपने घर वालों से झूठ बोलकर मुझे हमेशा के लिए इस शादी के बंधन से आज़ाद भी करवा रही है। ये बहुत अच्छी लड़की है। करण ने अपने पापा से कहा। अच्छी लड़की होती तो इसके माँ बाप इतना घिनौना काम नहीं करते। चोरी छिपे किसी का अपहरण करके शादी करवाना अपराध है। इसके माँ बाप इतनी अच्छी होती
तो लड़की को जन्म देने से पहले अपनी हैसियत देख लेते। चलो, जन्म दे भी दिया तो उसके लिए दान दहेज की व्यवस्था करनी चाहिए थी ना ही किसी के बेटे का अपहरण करके उसके अरमानों कुचलना चाहिए था। और कुछ बंदोबस्त नहीं था तो गला घोट देते अपनी बेटी का। क्रोध में करण के पापा पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। बस करिए, बहुत बोल लिया आपने। जब अपने माता पिता और अपना अपमान होते देखा तो गौरी चीख पड़ी। मैं निश्चित तौर पर बोल सकती हूँ, आपकी कोई बेटी नहीं होगी, वरना आपके जैसे पिता पैसे के लालच में उसका यकीन दम घोट ही देती। ये लड़की क्या बकती क्या जा रही है? अच्छा, मैं बकती कर रही हूँ और इतनी देर से आप जो फूल बरसा रही थी। लड़की का अपहरण करवाकर शादी करवाना अपराध है तो दहेज मांगना उससे बड़ा अपराध है। मानती हूँ मेरे माँ बाप पैसे से कम हैं पर दिल के अमीर हैं। इस दौर में भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी बनाया। उन्होंने न लड़की का गला घोटा और ना ही उसे बेचा। आप तो आ गए, अपने बेटे की कीमत लगाकर उसे बेचते। अपराधी लड़की वाले नहीं होते बल्कि आप जैसे लोग अपराध करने पर विवश करते हैं। अगर आपका इतना ही अच्छा खानदान है तो क्यों बेचते हो अपने बेटों को? माना मेरे माँ बाप गलत थे, जबरदस्ती लड़की को उठा लाए थे। ये गलती करने पर विवश किसने किया? आपने। हमारा समाज नजर गड़ाए बैठा रहता है। लड़की बड़ी हुई नहीं कि विवाह की रट लगाने बैठ जाता है। ऊपर से सब अपनी अपनी राय देने लग जाते हैं। इसे आगे मत बढ़ाओ, नौकरी नहीं करेगी, विवाह कराकर जिम्मेदारियां से मुक्त हो। जैसे निर्धन के घर जन्म लेने से सबको अपमान करने का हक मिल गया हो। ले जाइए अपने बेटे को, और कोई न दहेज दे तो बैठ जाना बाजार में और बेच देना अपने बेटे को। आपको संतान मोह नहीं है, पैसों का मोह ज्यादा है। प्रताप ठाकुर गौरी की बातों से और ज्यादा ही आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने हाथ उसे थप्पड़ मारने के लिए उठाया, लेकिन बीच में ही करण ने हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? करण, छोड़ो, आज इस लड़की को इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। प्रताप ठाकुर ने गरजते हुए कहा। आप क्या उसकी औकात दिखाएंगे? उसने आपको जलील कर दिया और आपके पास कोई जवाब नहीं बचा तो सबसे कमजोर हथियार अपना हाथ उठाने पर तो लाए। क्या कमी है गौरी में? पढ़ी लिखी है, समझदार है, घर गृहस्थी के साथ साथ परिवार का मान सम्मान करना भी बाखूबी जानती है। आपने तो सच में पैसों के खातिर इसे ठुकराया था। अगर इसके पिता दहेज के लिए मान गए होते तो आप इसे अपने घर की बहू बनाकर ले आए होते। तब इनका यही खानदान और यही माँ बाप भले मानुस और उच्च विचारों भाले होते। रहने दो करण, किसे समझा रहे हो तुम? जाओ, अब मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम पर जबरदस्ती की शादी का कोई दबाव नहीं है। मैं चलती हूँ, घर पर मुझे मेरे माँ बाप का भी सामना करना है। कहते हुए वो वहां से चली गई। करण उसे रोकना चाहता था। उसके जाने से करण के दिल में एक दर्द सा होने लगा। गौरी अकेले घर पहुंची। उसे अकेले आया देख उसके माँ और पिता संदेह भरी नजरों से देखने लगे। माँ कहने लगी, दामाद जी कहाँ रह गए? दामाद जी अपने घर गए हैं। गौरी ने गुस्से में कहा। घर गए? क्या मतलब? तुम दोनों तो मंदिर और घूमने गए थे ना, फिर अचानक घर गए। कब तक वापस आएंगे? नहीं आएंगे। मैं उन्हें यहाँ से सही सलामत उनकी सीमा तक पहुँचाकर वापस आ गई हूँ। जबरदस्ती किसी को रखना जुर्म है, इसलिए मैंने उन्हें इस बंधन से मुक्त कर आज़ाद कर दिया है। पागल हो गई है करमजली, सारे बिरादरी में नाक कटवा कर रख दी। समाज क्या कहेगा? कुछ अकल है या नहीं है? सब किए कराए पर पानी फेर दिया नासपेटी ने। कहते हुए विमला जी रोने लगती है। मैं पागल नहीं हूँ,
पागल आप सब हो गए हैं। आप लोगों ने ये सोच बना ली है कि अगर लड़की की शादी ना हो तो वो सिर्फ एक बोझ बनकर माँ बाप के सीने पर दिन रात मूंग डालने के लिए बैठी रहती है। लड़की वालों की ऐसी ही दकियानूसी सोच के कारण लड़के वालों के मन में लालच दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेते जा रहे हैं। इसका परिणाम चलकर फिर लड़कियों के ही सिर पर चढ़ रहा है। उन्हें ही सारी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। जब अपने ही माँ बाप अपनी संतान से कैसे भी करके छुटकारा पाना चाहते हैं तो अनजान व्यक्ति और अनजान घर में उसका हाल बद से बदतर होना ही है। गौरी की ऐसी बातें सुनकर रामेश्वर जी को बहुत गुस्सा आता है। क्रोधित होकर वह तेज आवाज में कहते हैं, तो कहना क्या चाहती हो? हम तेरे दुश्मन हैं? हाँ हो, आप लोगों में दुश्मन जैसा ही काम किया है। क्या जरूरत थी जबरदस्ती किसी से मेरा ब्याह कराने की? ये सुनते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है और वे गौरी पर हाथ उठाकर एक थप्पड़ जड़ देते हैं। दूसरी बार हाथ उठाते हैं मगर हाथ को कोई अनजान व्यक्ति कस करके पकड़ लेता है। जब वो मुड़कर देखते हैं करण ने उनका हाथ पकड़ रखा था। दामाद जी, आप क्यों हाथ उठा रहे हैं? आप गौरी पर क्या किया है इसने? ये मजाक कर रही थी, कह रही थी आप चले गए हमेशा हमेशा के लिए और जाने क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी, तो आप हाथ उठाएंगे? अब वो मेरी पत्नी है और उसने जो भी कहा सब सच ही कहा है। जब अपनी गलती नजर आने लगे और जबरदस्ती नहीं हुआ तो हाथ उठा देंगे? गलती आप लोगों ने और मेरे घर वालों ने दोनों ने ही की है, लेकिन उसमें हम दोनों पिसे हैं। मैं किस्मत वाला हूँ जो गौरी जैसी समझदार और गलत सही पर आवाज उठाने वाली लड़की मिली है मुझे। पर आप दोनों के कारण, जो एक दहेज की लालची हो और दूसरे किसी भी तरीके से विवाह करवाना भी तो एक तरह का बलात्कार जैसा ही हुआ। बस करो करण, मेरे माँ बाप को तुम्हें कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। जब तुमको यहाँ से सुरक्षित सीमा पार करवा दी थी तो वापस क्यों आए हो? चले जाओ और अपनी जिंदगी में ये बुरा सपना समझकर सब भूल कर मैं सिरे से जिंदगी शुरुआत करूं। गौरी ने करण से कहा, वही कर रहा हूं, अपनी नई शुरुआत तुम्हारे साथ ही करूंगा। भले हमारा विवाह जबरन हुआ है, लेकिन कब मुझे तुमसे प्यार हो गया ये खुद मुझे ही पता न चला, और इस प्यार के अधिकार से मैंने भी कुछ कहने का हक रखता हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम ही मेरी अर्धांगी बनकर मेरे साथ रहो। तुम्हें भले ही किसी करण की जरूरत नहीं है, पर मुझे गौरी चाहिए। तुम इसे पत्नी बनाओ या कुछ और, पर मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मानूंगा। और अब आज से तुम भी मेरे बेटे नहीं हो। प्रताप जी की आवाज सुनते ही रामेश्वर जी ने उनके पैर पकड़ लिए। मानता हूं हमने गलती की है, लेकिन बिटिया का घर बसने से पहले मत उजाड़िए। इसे बहू स्वीकार करके अपने घर ले जाइए। प्रताप जी ने अपने पैर झटक दिए। तुम दोनों बाप बेटी के कारण मेरा चूतक नहीं करने वाला बेटा मुझसे जवान लड़ाना सीख गया है। मैं किसी को देखना नहीं चाहता हूँ। गौरी के पिता पूरे 10 साल तक विनती करते रह गए हैं, लेकिन प्रताप जी के कान तक जू तक नहीं रहेंगी और बेटी को ससुराल भेजने का सपना लिए वो इस दुनिया से चले गए। गौरी और करण साथ रहने लगे। उनकी 2 बेटी और 1 बेटा हुए। जब करण के दोनों भाइयों का विवाह हो गया तब समाज बहुत जोर देने लगा कि छोटे बेटे और बहू को बुला लो। तब जाकर विवाह के 15 साल बाद गौरी अपने ससुराल गई। उनके दोनों बेटों की शादी हो गई है। सास ससुर मानते हैं, पर गौरी और करण के मन में आज भी मलाल रह गया है कि जबरन भी अपनी बेटी की शादी करके एक निर्धन पिता अपनी बेटी का बसा हुआ घर नहीं देख पाया। आज भी ये दहेज का दाना मुंह फाड़े खड़ा है। इसमें कोई कमी नहीं आई है। बेटी का घर बसना है तो दहेज तो। बिहार में आज भी ये जोर शोर से बढ़ रहा है। बिहार ही क्या, पूरे देश में इस समय दहेज रूपी दानव अपना मुंह फैलाकर खड़ा हुआ है
शिक्षा के साथ साथ इसमें बदलाव इतना आया है कि लड़के की जितने बड़ी पोस्ट उतना ज़्यादा दहेज। जाने कब खत्म होगा दहेज का ये रिवाज। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।